हेलो फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोर्स में आपका स्वागत है। मैं इस कोर्स में कंप्लीट ये सिखा रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स किस तरीके से करना है और आप एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बढ़ाकर कैसा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। मेरे कोर्स में कंप्लीटली आपको 500 टन से लेके 1000 टन 10,000 टन तक भी आप किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस कर सकते हैं, इसके मैं पूरे डिटेल दे रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारा फ्यूचर में आने वाले 2 साल 5 साल में बहुत सारा फायदा हो सकता है। और इससे रिलेटेड मैं पूरा सब्जेक्ट बना रहा हूं ताकि आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सके। तो ये अगर कोर्स आप YouTube पे देख रहे हैं तो इसे कंप्लीट देखिए, और अगर अभी तक आपने एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का कोर्स मेरा नहीं लिया है, इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। उसके अंदर मैंने ज्यादातर फोकस किया है डॉक्यूमेंटेशन पे, ताकि बहुत सारे लोग देखा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन में स्टक हो जाते हैं। तो उसके बेस्ड अपॉन दैट मैंने ये कोर्स प्रिपेयर किया है ताकि आप डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको बेनिफिट हो सके। तो वो कोर्स पूरा कंप्लीट आप वेबसाइट के नीचे लिंक है, वहां से ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरऑल ये बता रहा हूँ कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स किस तरीके से करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसर्च द मार्केट। बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए मार्केट का रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस तरीके से किया जाता है और कैसे करना चाहिए। देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज अवेलेबल है, जो राइस है, सोयाबीन है, मेज है, ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऐसे भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो मेटल्स है और नॉन मेटल्स है, मिनरल्स है, ये भी अवेलेबल है, और बहुत सारे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है। देखिए, यहाँ पे होता क्या है, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज को ध्यान में ये रखना पड़ता है कि आप उसका शेल्फ लाइफ भी देखना बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ क्या होता है कि वो जब माल आपका, जैसे कि आपकी कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, और वो पेरिशेबल गुड्स है या नॉन पेरिशेबल गुड्स है, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर पेरिशेबल गुड्स है तो वो जल्द से जल्द खराब हो सकता है, नॉन पेरिशेबल है तो वो बहुत काफी दिनों तक रहता है। तो बेस्ड अपॉन दैट आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपको रिसर्च करना चाहिए मार्केट का। अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डील करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर में वेजिटेबल्स का बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो रिसर्च में क्या करते हैं, सर्च करते हैं, सर्च करके ये देखते हैं कि यूएस से यूके में भी बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, वहां पे बहुत सारा मतलब सेल हो रहा है। यूएसए के लोग भी वेजिटेबल्स खाते हैं, तो यहां से रिसर्च करके ये देखते हैं कि अरे यार, वहां पे तो बहुत सारा प्रॉफिट आ रहा है, चलो हम वेजिटेबल्स यूएस से भेजते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि मैंने जैसे बताया कि पेरिशेबल गुड्स है या नॉन पेरिशेबल गुड्स है, उसके ऊपर आपको सोचकर उसके हिसाब से बिजनेस प्लान करना पड़ता है, नहीं तो बहुत सारा लॉस होता है। क्योंकि लॉजिस्टिक्स जो होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, यहाँ से वहां तक पहुंचाने में लॉजिस्टिक्स भी बढ़ जाते हैं, और जो कंटेनर्स यूज करते हैं, जो कूल्ड कंटेनर्स होते हैं, रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं, उसके चार्जेस भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो जो प्राइस एक्चुअली आपको जो प्रॉफिट आने वाला प्राइस है वो नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ से लेकर उसे अपनी जो कंट्री है, यहाँ इंडिया से लेकर अगर यूएसए तक भेज रहे हैं तो उसमें कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आ जाता है, तो वहां पे क्या होता है, आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो ऐसे बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं आप दूर तक भी भेज सकते हैं, जैसे मेटल्स है, जो हार्ड मेटल्स है, ऐसे आइटम्स है, या कमोडिटी जो वेट नहीं है, जो सूखे हुए हैं, इसको भी आप बहुत दूर तक भेज सकते हैं। तो उसके हिसाब से आपको मार्केट रिसर्च करना है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग खाली टाइम वेस्ट करते हैं, बायर्स को ढूंढ लेते हैं पूरा दूसरे कंट्रीज में, फिर उन्हें पता चलता है कि पेरिशेबल गुड्स है, वहां तक तो पहुंच ही नहीं सकते, खराब हो जाते हैं या चार्जेस बढ़ जाते हैं लॉजिस्टिक के, उसकी वजह से कोई फायदा नहीं होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो जब भी आप रिसर्च करें आपको ये करना चाहिए कि पेरिशेबल गुड्स बेच रहे हैं, नॉन पेरिशेबल गुड्स बेच रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देते हुए आपको मार्केट करना है और आपका प्रोडक्ट रिसर्च करना है। इसके साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं रिसर्च के, और आपका जो प्रोडक्ट प्रिपरेशन होते हैं, मैंने कंप्लीट कोर्स में बताया है कि प्रोडक्ट का प्रिपरेशन किस तरीके से करना है ताकि आपका प्रोडक्ट वो जो कंट्री को आप भेज रहे हैं वहां के लोग एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि जब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपका सेल नहीं बढ़ेगा। तो इस टाइप के भी स्ट्रैटेजीज आपको समझने हैं। नेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि रिसर्च जब मार्केट, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से आपको रिसर्च करना है, और
बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, मेटल्स है, कमोडिटीज है, जो भी प्रोडक्ट में आप डील करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे और एक बात ध्यान देने वाली है, जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है उसको देख लीजिए। अभी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, एज ए कंसल्टेंसी हमारी जो चलती है उसके हिसाब से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। वो लोग क्वेश्चन ये करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कमोडिटी है मेरे पास, हमारे एरिया में ये मिलता है, ये मिलता है, सो एंड सो बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट हम मार्केट करें, कौन से प्रोडक्ट का हम लोग जो है सो फ्यूचर में मतलब जैसे कि बिजनेस करें एक्सपोर्ट्स में, इसके बारे में बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप ऐसा प्रोडक्ट चूज कीजिए जिसकी क्वांटिटी लार्ज स्केल में हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूचर में कि किस टाइप से आप स्केलिंग ऑफ बिजनेस कर सकते हैं, 500 टन से 1000 टन, 10,000 टन तक आप कैसा स्केल अप कर सकते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो क्वांटिटी चाहिए होनी चाहिए वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए। मिनिमम से मिनिमम आप मंथली 100 से 500 टन देने की कैपेसिटी आपके पास प्रोडक्ट की होनी चाहिए। बेस्ड अपॉन दैट अगर आप बिजनेस करेंगे तो 100% आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि देखिए बायर जब आपको कांटेक्ट कर लेता है, फाइनलाइज हो जाती है डील, तो अगर आप 1-2 महीने में अगर आपका माल खत्म हो गया तो बाद में उसको सप्लाई करने के लिए आपको प्रॉब्लम आता है, फिर से रिसर्च करना या वो बहुत प्रॉब्लम आती है, फिर से सेलर्स को ढूंढना वो प्रॉब्लम आती है। तो पहले ही ऐसा डिसाइड कर लीजिए, 1 साल का प्लान बनाइए, 1 साल के प्लान के हिसाब से आप कंप्लीटली 1 साल के प्लान के हिसाब से जैसे 100 टन ले रहे हैं या 200 टन पर मेट्रिक टन पर मंथ है, उसके हिसाब से पूरा कंप्लीट 1 साल का प्लान बनाइए। 1 साल का प्लान बना के आप बिजनेस करना स्टार्ट कीजिए। वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजी होती है, क्योंकि बायर को भी लगता है कि यार मैं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही जगह से लूंगा, कंटिन्यू लूंगा। तो यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड होती है। रिलेशनशिप जब बिल्ड होती है तो 100% आपका बिजनेस बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। तो ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कीजिए। ऐसे मैंने बहुत सारे स्ट्रैटेजी कोर्स में भी दिए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे चूजिंग योर प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया कि चूजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऐसा चूज करना चाहिए जो कि ड्यूरेबल हो। बहुत सारे लोग वेजिटेबल्स आसानी से मिलते हैं तो वेजिटेबल्स का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मराइन प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि फिश वगैरह है, सी फूड है, इसमें भी कोशिश करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन ये सब पेरिशेबल होते हैं, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आता है। और एक प्रॉब्लम मैंने देखा है बहुत सारे एक्सपोर्टर्स में कि ऐसा प्रॉब्लम है कि वो लोग क्या करते हैं, एडवांस देकर पेरिशेबल गुड जैसे वेजिटेबल्स है या फिश वगैरह है फार्मर से खरीद कर रखते हैं, फिर उसके बाद मार्केट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है कभी कभी ये लॉसेस हो जाते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट में भेजा लेकिन माल खराब हो गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि इधर तो पैसा पहले ऑलरेडी पे कर दिया, फार्मर्स को पे कर दिए पैसा, तो अभी क्या होता है, प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो मेरी सलाह यह है कि पहले जब स्टार्ट कर रहे हैं आप, नॉन पेरिशेबल गुड्स पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत दिन तक रहते हैं, खराब नहीं होते, ऐसे प्रोडक्ट पर आपको चूज करके काम करना चाहिए। और रिसर्च द मार्केट, रिसर्च बेस्ड अपॉन दैट, वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे ज्यादा सेल हो रहे हैं उसका भी आपको रिसर्च करना है। आइडेंटिफाई रिलायबल सप्लायर्स और बायर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए रिलायबल सप्लायर्स और बायर्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, अगर आप फेसबुक पे डाल देंगे कि भाई मेरे पास मैं एक्सपोर्टर हूं, मैं ये भेज सकता हूं, वो भेज सकता हूं, तो काफी लोग कांटेक्ट करेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि आप रिलायबल सप्लायर है या नहीं है। इसी तरीके से जिसके पास से आप माल ले रहे हैं, सप्लाईज ले रहे हैं या एक्सपोर्ट्स के लिए रेडी हो रहे हैं, उनके पास सप्लाई एक्चुअली है नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने और एक फैक्टर देखा है, जब बिजनेस करते हुए ये फैक्टर को मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सप्लायर्स अपने फैक्ट्री को विजिट करा देते हैं, फैक्ट्री में माल बताते हैं, देखिए भाई ये इतना माल पड़ा हुआ है, इतने मेट्रिक टन का माल है, ये मैं आपको दे दूंगा, आप एक्सपोर्ट कर लो, ऐसा बता देते हैं और बताकर एडवांस ले लेते हैं। लेकिन जब एक्चुअली आप ऑर्डर लेके जाते हैं बायर का, वहां पे माल नहीं होता है। क्या होता है, वो जो पहले माल बताए थे वो लोग, वो ऑलरेडी किसी और का होता है, वो ऑलरेडी किसी और को दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर हो जाता है। जब आप बायर से पैसा ले लेते हो, एडवांस ले लेते हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। उसकी वजह से आपको चार्जेस, फाइन्स और पेनल्टीज लगने के भी चांसेस होते हैं, क्योंकि बायर तो ठहरेगा नहीं, वो एडवांस दे चुका है। एडवांस देने के बाद अभी आप अगर उससे डिलीवरी टाइम पे नहीं दे रहे हो, वो कंप्लेंट करेगा डीजीएफटी में और आपको पनिश करने के लिए बोलेगा, तो उससे
आपको बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लॉसेस से बचना ही सक्सेस की निशानी है। सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन लॉसेस को बचाते हुए और हम अपने आप को सेव करते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 100% बेनिफिट आप कमा सकते हैं एक्सपोर्ट में। तो मैंने जैसे बताया, रिलायबल सप्लायर्स होना बहुत जरूरी है और रिलायबल बायर्स भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायर का ऑर्डर दे देते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट दे देते हैं, सब दे देते हैं, वो बोलते हैं कि चलो मुझे माल चाहिए, सब चाहिए। अभी आपने पूरी बहुत सारी मेहनत कर ली, माल रेडी कर लिया, इधर एडवांस भी दे दिया, एडवांस देके फार्मर से माल उठाकर आपके पास रख लिए। अभी क्या होता है, अभी नेक्स्ट माल लेके जाके जब बायर को देने की कोशिश करते हैं तो बायर नजर ही नहीं आता है, गायब हो जाता है, या उसको फंड्स का प्रॉब्लम आ जाता है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी आते हैं। तो आपको रिलायबल बायर के बारे में भी पता करना चाहिए। तो इसके भी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं कि रिलायबल बायर कौन हो सकता है और हम अंदाजा किस तरीके से लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, परफेक्शन हम 100% तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं। जैसा कि लॉन्ग टर्म से अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज पता होती है कि एक जेन्युइन बायर किस टाइप का होता है। बहुत सारे देखिए शॉप्स में भी, शॉप्स के ओनर जो होते हैं उन्हें पता लग जाता है, जब बायर एंट्री करता है तो तब पता लग जाता है कि ये बायर जेन्युइन है, ये बायर जेन्युइन नहीं है, उन्हें पता लग जाता है। ये क्या होता है, एक्सपीरियंस से होता है और ट्रेनिंग से होता है। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि सप्लायर्स को भी आप जब देख रहे हैं तो उनको ये पूछिए जाकर कि भाई ये माल जो रखा हुआ है ये हमें ही देने वाले हो या किसी और को देने वाले हो, या दूसरा माल हमको देने वाले हो। इस टाइप की आपको कम्युनिकेशन करना चाहिए सेलर से, और बायर से भी उनका पूरा इंफॉर्मेशन देखना चाहिए आप। और उनका जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स अगर आप मंगा सकते हैं तो मंगा लीजिए। बहुत सारे बायर्स देते नहीं है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप कोशिश कर सकते हैं तो बायर्स के बैंक स्टेटमेंट्स अगर आप मंगवा लीजिए। उसके हिसाब से अगर आप बिजनेस करेंगे तो परफेक्ट बिजनेस करेंगे और आप 100% सक्सेस हो सकते हो। नेक्स्ट, सिक्योर फाइनेंसिंग भी आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे कई मर्तबा क्या करते हैं बहुत सारे लोग सप्लाईज लेने के लिए, जैसे कि एक्सपोर्टर से प्रोडक्ट खरीद के रखना है और उसे बायर को देना है, तब क्या करते हैं, फाइनेंस ले लेते हैं, पैसा उठा लेते हैं मार्केट से, बहुत सारा माल पैसा उठा लेते हैं, लोन्स उठा लेते हैं। और जब माल बेचने की बारी आती है, एक्सपोर्टर्स इंपोर्टर्स को देना चाहते हैं, बायर्स को देना चाहते हैं, बायर्स डिले करते हैं, 15 दिन डिले, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, ऐसा भी डिले हो जाता है। कभी कभी लॉसेस भी होते हैं। तो वहां पे क्या होता है, स्टार्टअप वाले बहुत सारे लोग, बच्चे जो स्टार्ट करते हैं या लोग जो भी स्टार्ट करते हैं, वो लोग ये चीज को ध्यान में नहीं रखते हैं। जैसे बिजनेस बस जोश में आ जाते हैं और जाकर पैसा उठा लेते हैं और जाके फार्मर्स को दे देते हैं या जो भी करते हैं। उसके बाद माल उठा के घर पे रखते हैं। माल जब बेचते हैं तब वहां पे बायर उन्हें परफेक्ट नहीं मिलता है, बाद में वो माल वैसे ही सड़ता रहता है, वो सेल नहीं होता है, प्राइस डाउन अप डाउन तो कमोडिटीज में होता रहता है। तो उसकी वजह से बहुत बड़ा इश्यू खड़ा हो जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो सिक्योर फाइनेंसिंग करना चाहिए आपको। आप टाइम बेस्ड फाइनेंसिंग करेंगे तो बेस्ट रहेगा, कि उन्हें बताइए कि भाई ये टाइमलाइन तक मैं आपका पैसा लूंगा, उसका ये परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दूंगा, या इस टाइप से मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग दूंगा। प्रॉफिट शेयरिंग की अगर आप बात करेंगे तो बेस्ट है फाइनेंसिंग में, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट का टेंशन नहीं होता है। आपको जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से दे दीजिए, भले ही आपका 1 रुपया ज्यादा जाता है तब भी दे दीजिए, वो बेनिफिट है, लेकिन आप सेफ रहते हो। आप जब भी माल उठाकर घर पे भी रखोगे 2 महीने 4 महीने, अगर आपको टाइम भी एक्स्ट्रा भी हो जाए तब भी आपको कोई तकलीफ नहीं होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर बेस्ड अपॉन दैट आपको काम करना है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। अंडरस्टैंडिंग कस्टम रेगुलेशंस, कस्टम्स के रेगुलेशंस बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। माल बस बायर ने बोल दिया कि भाई ये माल चाहिए, इधर से गए पैसा डाल दिए, माल उठा के अभी देने के लिए रेडी होते हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि कस्टम्स में इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। देखिए, हर प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। बहुत सारे कॉल्स मुझे आते हैं, वो लोग कहते हैं कि सर ये तो माल जा नहीं रहा है, ये माल पे रिस्ट्रिक्शंस है, ये माल ऐसा है, ये देखिए, इंडियन गवर्नमेंट है या दूसरे कंट्रीज के भी जो गवर्नमेंट्स है, वो लोग हर प्रोडक्ट पे कभी ना कभी रिस्ट्रिक्शंस, डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ड अपॉन दैट वो लोग रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। उसके हिसाब से भी बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना चाहिए। तो ये सभी चीजें कस्टम्स में पता चलती है। आपको कस्टम्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ये नॉलेज अगर आप रखेंगे, कस्टम्स के बारे में पूरा डिटेल नॉलेज रखेंगे, कांटेक्ट करेंगे, तब जाके क्या होता है, आपका जो बिजनेस है 100% सक्सेस होता है, और आप 100% बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो ये कस्टम रेगुलेशंस को भी आपको समझना है, ना कि आपने पैसा लिया, डाल दिया, बस माल उठाया और भेज रहे हो, अटक गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप
बहुत सिक्योरली काम करना चाहिए एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में एक बार पैसा गया तो चला ही जाता है, फिर वो पैसा वापस नहीं आता है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम फाइट करेंगे, क्लेम करेंगे, यार वो तो करते रहेंगे लेकिन लॉन्ग टर्म हो जाता है, वो मिलता है नहीं मिलता है वो बात की बात है। उसमें इधर बहुत सारे लोग लोन लेकर रहते हैं, वो लोग सफर करते हैं, तो यहाँ पे इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अरेंज एंड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, इसके भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि जो भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस कर रहे हैं उससे रिलेटेड शिपिंग किस टाइप से करेंगे आप, लॉजिस्टिक किस टाइप से करेंगे, ये तमाम चीजों को आपको 100% आपको इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस को स्टार्टअप करना है। तो एक्सपोर्ट्स में ये पॉइंट्स पे अगर आप रियली स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे और एवरी पॉइंट पे इसके ध्यान, हरी भरी मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए, आपको 100% बिजनेस में सक्सेस मिलेगा। अगर आप ये वीडियो मेरे कोर्स के वीडियोस में देख रहे हैं तो नेक्स्ट कोर्स वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से क्लिक करके आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं जिसमें मैंने कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पे कवर किया है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।